बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स अल्लाह ताला के फजल करम से यकीनन खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स एफएससी पार्ट 2, इसका वेरी नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, करंट फ्लो थ्रू एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स बात ये समझनी है हमने कि टेक्स्ट बुक वालों ने एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है इसके थ्रू हमें करंट के फ्लो का प्रोसीजर बताया है, पीएनपी के थ्रू क्यों नहीं? उसकी रीजन ये याद रखेंगे आप बेटा जी कि एनपीएन ट्रांजिस्टर मोस्टली यूज होता है जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। पीएनपी जो है वो बहुत कम, बल्कि एनपीएन ट्रांजिस्टर ज्यादा यूज होता है। ये टॉपिक स्टूडेंट्स आप शॉर्ट प्लस लॉन्ग के तौर पे करेंगे। अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग ये आ सकता है, इसलिए आप इन डिटेल इसकी ये डायग्राम्स ए बी सी डी और ई ये सारी डिस्कस करेंगे, और मैं यहाँ पे आपको हिंट के तौर पे ये सारी बातें समझा देता हूँ। इस टॉपिक में आपने इन डिटेल इसको खुद से तैयार करना है। तो करंट किस तरह फ्लो करता है थ्रू एनपीएन ट्रांजिस्टर? लास्ट टॉपिक के अंदर हमने लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था एनपी और पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होते हैं। अब यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर के थ्रू जब हम पढ़ेंगे तो इसकी जो वर्किंग है ट्रांजिस्टर की, स्टूडेंट्स याद रखें आप, इन वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर देयर आर टू जंक्शंस। अगर आप ट्रांजिस्टर की वर्किंग देखें तो इसकी वर्किंग में दो जंक्शन होते हैं। कौन कौन से? एक जंक्शन बनता है इमीटर बेस जंक्शन, जिस तरह तीन पार्ट्स हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, इमीटर, बेस और कलेक्टर। तो इस तरह से फिर दो दो को मिला के दो जंक्शन बनेंगे। एक स्टूडेंट जंक्शन बनेगा इमीटर बेस जंक्शन, और ये याद रखना है कि ये इमीटर बेस जंक्शन स्टूडेंट्स फॉरवर्ड बाइस्ड बनता है किस वोल्टेज सोर्स से? वीबीबी से। ये जो वीबीबी है हमारे पास, ये बैटरी है, इसका देखें जो नेगेटिव टर्मिनल है वो एन साइड एन टाइप के साथ कनेक्ट है, जो इसका पी पॉजिटिव टर्मिनल है वो इसका कनेक्ट है पी टाइप के साथ। तो इस तरह से ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर बैटरी का एन नेगेटिव टर्मिनल जो है वो एन टाइप से कनेक्ट हो और पॉजिटिव पी टाइप से कनेक्ट हो तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग कहलाता है। हम फॉरवर्ड बाइसिंग में ये डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर आप देखें इस वीसीसी बैटरी की तरफ, तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एन टाइप से कनेक्ट है और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पी टाइप से कनेक्ट है। तो अब ये रिवर्स बाइस्ड कहलाता है। अब आप लोग यहाँ से स्टूडेंट्स याद रखेंगे इमीटर बेस जंक्शन जो है ये फॉरवर्ड बाइस्ड होता है वीबीबी के जरिए, और जो दूसरा जंक्शन है वो होता है कलेक्टर बेस जंक्शन, ये रिवर्स बाइस्ड होता है बाय वीसीसी। वो मैं आपको बात समझा चुका हूं। अगर डायग्राम ए हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है एन टाइप के इमीटर से वो अभी इमिट नहीं हुए, कहाँ पे? बेस के अंदर। कब इमिट होंगे? जब आप इसको एक्साइट करेंगे, जब आप इसको वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो इस दौरान याद रखना है आपने कि जो वीसीसी है ट्रांजिस्टर में, ये मोस्टली केसेस में ग्रेटर होती है किससे? वीबीबी से। मोस्टली केसेस में कलेक्टर की जो बैटरी है वीसीसी, ये इस वीबीबी से ये हमेशा ग्रेटर होती है फॉर नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का जितना भी ऑपरेशन होते हैं, जितना भी वर्किंग होती है, इसमें वीसीसी जो है ये ग्रेटर होती है किससे? वीबीबी से। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं फ्रॉम फिग। अगर आप फिग देखें ए के बाद बी वाली, तो फिग बी में हमने जैसे वोल्टेज अप्लाई किया, इस दौरान फॉरवर्ड बाइसिंग हुई और इमीटर ने इलेक्ट्रॉन इमिट किए किसके अंदर? बेस में। दरमियान वाला पोर्शन क्या था? वेरी थिन पोर्शन बेस होता है। इमीटर ने इमिट किए बेस में, चूंकि बेस वेरी थिन रीजन है, इसमें फ्यू इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अकोमोडेट होते हैं, बाकी सारे के सारे फिग सी में अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन किधर चले गए? अट्रैक्ट हो गए किस तरफ? कलेक्टर की तरफ। क्यों? क्योंकि कलेक्टर की जो बैटरी है वो ग्रेटर है और ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेती है, पॉजिटिव टर्मिनल इसका इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है।
तो इस तरह से हमें जो करंट मिलेगा, अगर आप डायग्राम बी और ई देखें तो यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास इस फिग में इमीटर ने इलेक्ट्रॉन इमिट की, ये बेस की तरफ आए और बेस के पास आने के बाद दो इसके पास पाथ है, या तो वो इस बैटरी वीबीपी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे या फिर वो कलेक्टर जो है इनको अट्रैक्ट कर लेगा। तो कुछ चूंकि चंद एक जो इलेक्ट्रॉन बेस में से गुजरते हैं, क्योंकि बेस वेरी थिन रीजन होता है, उस इसका करंट आईबी कहलाएगा, और जो कलेक्टर की तरफ कलेक्ट हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसका करंट आईसी कहलाएगा। अब ये इमिट किसने किए, इमीटर ने, तो उसका करंट आईई है। तो आईई अगर इमिट ना करता तो ये दो करंट आईबी और आईसी हमारे पास ना होते। इट्स मीन, इसका मतलब ये हुआ कि जो इमीटर का करंट है ये इक्वल होता है किसके, कलेक्टर का करंट प्लस बेस का करंट। दूसरी फिग में अगर आप देख लें तो वहां पे भी इसी तरह ये प्रोसीजर है कि इमीटर ने इमिट किए, बेस में से कुछ पास किए, वो बेस का करंट, और बाकी सारे कलेक्टर जो है उनको कलेक्ट करता है। तो अगर आप इन दो करंट की रेशियो निकालें, कौन कौन सी, कलेक्टर करंट टू बेस करंट, तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आती है जिसको हम कहते हैं करंट गेन। क्या कहते हैं, करंट गेन। करंट गेन को बीटा से शो किया जाता है। सो फिर हम क्या लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ आईसी टू आईबी, कलेक्टर करंट टू बेस करंट इज इक्वल टू कांस्टेंट बीटा करंट गेन, और इट हैज नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता। रीजन ये है कि ऊपर भी करंट है नीचे भी करंट है, तो दो सिमिलर क्वांटिटीज के इन बिटवीन जब रेशियो हो तो उस क्वांटिटी की कोई ऐसा यूनिट नहीं होता। ऊपर भी एम्पेयर नीचे भी एम्पेयर, एम्पेयर से एम्पेयर कैंसिल, इट हैज नो यूनिट। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, जो बीटा होता है स्टूडेंट्स आपके पास, याद रखें इसकी वैल्यू की जो रेंज है वो हंड्रेड्स में होती है, तकरीबन 300 टू 500 के इन बिटवीन इसकी रेंज होती है। भी आप एज अ एमसीक्यू स्टूडेंट्स याद रखेंगे। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वन। ये जो दो इक्वेशन हमारे पास आई, एक फर्स्ट इक्वेशन और एक ये रेशियो वाली सेकंड इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन स्टूडेंट्स फंडामेंटल हैं, बुनियादी इक्वेशन है किसकी, तमाम ट्रांजिस्टर की। अब तमाम ट्रांजिस्टर कौन कौन से, एनपीएन ट्रांजिस्टर या पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो यहां तक ये हमारा टॉपिक था। एज अ शॉर्ट प्लस लॉन्ग आपका ये इख्तिताम पजीर हुआ। इसको आपने इन डिटेलिंग की जो एक्सप्लेनेशन है वो मुझसे अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी। नेक्स्ट वन डिस्कस कर लेते हैं। इसी के साथ हमारे पास एक एग्जांपल 18.1 बिल्कुल इसी टॉपिक के रिलेटेड है। कलेक्टर करंट अब हमें देते हैं 10 मिली एम्पीयर। आप मिली को चेंज करेंगे 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, मिली किसकी इक्वल होता है 10 की पावर -3 की। और बेस करंट स्टूडेंट्स आपको दिया हुआ है 40 माइक्रो एम्पीयर। माइक्रो किसकी इक्वल होता है 10 की पावर -6 एम्पीयर पे। बीटा करंट गेन हमसे वो पूछ रहे हैं, तो हमारे पास सॉल्यूशन में बीटा किसकी इक्वल होता है आईसी ओवर आईबी। आईसी की वैल्यू ऊपर पुट करें, नीचे आईबी की वैल्यू पुट करें। स्टूडेंट्स आपके पास बीटा गेन जो है करंट गेन ये 250 आंसर आ जाएगा। एग्जांपल नंबर 1 हमारी सॉल्व होगी। अब हम चलते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल 18.1 डिस्कस कर लेते हैं। हमें बेस करंट दिया हुआ स्टूडेंट्स 100 माइक्रो एम्पीयर। आप इसको चेंज करेंगे 10 की पावर -6 लिखेंगे माइक्रो की जगह पे, और बीटा आपको 100 दिया हुआ है। तीन क्वांटिटीज पूछते हैं, एक कलेक्टर करंट, फिर एमीटर करंट, फिर रेशियो ऑफ कलेक्टर टू एमीटर। आप सबसे पहले फाइंड आउट कर सकते हैं आईसी, चूंकि हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है आईसी ओवर आईबी इज इक्वल टू बीटा। यहां से अगर आप आईसी की वैल्यू निकालें तो बीटा इधर आईबी जो है, ये आईबी करंट बेस ये डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे बीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखें बीटा के साथ मल्टीप्लाई किया, बीटा भी गिवन है आईबी भी गिवन है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास 10 मिली एम्पीयर आंसर आएगा। दूसरी बात हम डिस्कस कर लेते हैं आईई, उन्होंने पूछा, वो भी हम जानते हैं, फार्मूला है आईबी। आईई जो है एमीटर का करंट इक्वल होता है कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। आपके पास बेस करंट ऑलरेडी है और कलेक्टर करंट जो है वो आपने अभी फाइंड आउट किया, दोनों वैल्यूज पुट करेंगे ये आंसर आ जाएगा 10.1 मिली एम्पीयर। नेक्स्ट वन डिस्कस कर लेते हैं हम आईसी ओवर आईई। तो इस तरह से स्टूडेंट्स अगर आप देखें आईसी ओवर आईई, तो आपके पास आईसी की वैल्यू यस ये हमने फाइंड आउट की, आईई की वैल्यू यस ये हमने फाइंड आउट की, इन दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा 0.99 एम्पीयर। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर
एज एन एम्पलीफायर वो डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, टॉपिक है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये एनुअल पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। हम सबसे पहले बात तो ये कर लेते हैं कि अ डिवाइस व्हिच कैन एम्पलीफाई द इनपुट सिग्नल इज कॉल्ड एम्पलीफायर। वो डिवाइस जो इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करती है, मतलब बड़ा करती है, उसको हम एम्पलीफायर का नाम देते हैं। इन मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की अगर आप बात करें तो ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के। तो इट इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वेरी कम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। जितने भी कम्प्लेक्स किस्म के, बड़े पेचीदा किस्म के, जो आसानी से समझ में ना आने वाले हों, वो तमाम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की जो ट्रांजिस्टर होता है ये बिल्डिंग ब्लॉक है। बिल्डिंग ब्लॉक में बेस है, बुनियाद है, ठीक है। तो इट इज शोन इन फिग। ये फिग के अंदर हमने दिखाया हुआ एक ट्रांजिस्टर हमने लिया डायोड फॉर्म में, जिसका ट्रांजिस्टर जो है वो एमीटर, बेस, कलेक्टर, तीन पार्ट्स रखता है। इसको हमने वीबीबी बैटरी के साथ कनेक्ट किया, ये फॉरवर्ड बाइस्ड है। और इसी तरह से ये हमारे पास वीसीसी, ये हमारे पास रिवर्स बाइस होती है। तो स्टूडेंट्स, हमने वीबीई, ये क्या है, इनपुट सिग्नल यहाँ पे दिया, इसने उसको एम्पलीफाई किया और आउटपुट हमें बड़ी करके दे दी वीसीई, जिसको हम वी नॉट भी कहते हैं। तो यहाँ पे दो जंक्शन होते हैं ट्रांजिस्टर की ऑपरेशन के अंदर। ईबी मतलब इमीटर बेस जंक्शन, ये फॉरवर्ड बाइस्ड होता है किसके जरिए, वीबीबी के जरिए। और जो सी कलेक्टर बेस जंक्शन होता है ये रिवर्स बाइस्ड होता है किस बैटरी के जरिए, वीसीसी के जरिए। अब ये डायग्राम आप बनाएंगे बड़े ही अच्छे तरीके से, रेजिस्टेंस आर बी आर सी, बाकी साइड है सारी डायग्राम पीछे जो हम सीख चुके हैं वही है, सिर्फ यहाँ पे अपने इनपुट और आउटपुट का इजाफा कर देना है। और जो इमीटर है इसको आपने ग्राउंड कर देना है, अर्थ कर देना है, ताकि ये सर्किट जो है डैमेज ना हो अगर करंट की वैल्यू थोड़ी बढ़ती हुई है। आर आई ई क्या है, ये रेजिस्टेंस है किस किस के दरमियान, बेस और एमीटर के दरमियान। अब जो वीबीई है वो क्या है, इनपुट वोल्टेज है ये, और जो वीसीई है जिसको इज इक्वल टू वी नॉट लिखा हमने, ये आउटपुट वोल्टेज है। तो स्टूडेंट्स, बाय ओम्स लॉ हम पढ़ चुके हैं, V इज इक्वल टू आई आर होता है। अगर आप I की वैल्यू निकालें तो वो किसकी इक्वल होती थी, V ओवर R। आपके पास V कौन सा है, करंट कौन सा बनेगा, IB बेस करंट, किसकी वजह से, इनपुट वोल्टेज की वजह से VBE, ओवर रेजिस्टेंस कौन सी होगी फिर, इमीटर और बेस के दरमियान RIE। अगर हम वो करंट गेन के लिहाज से एक वैल्यू ले IC की, जो कि लास्ट में हम निकाल चुके हैं, बीटा इज इक्वल टू IC ओवर IB होता है, IB को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया, मल्टीप्लाई हो गए, तो इस तरह से IC आपके पास बीटा इनटू IB आता है। अब ये मैंने बात बता दी साथ ही कि RIE ये रेजिस्टेंस है कौन सी, इंटरनल, किसकी, एमीटर और बेस के दरमियान, B और E के दरमियान। तो अब आप इस इक्वेशन को, ये जो IC वाली इक्वेशन है, इसको लिख सकते हैं बीटा एज इट है, जहां पे IB है वहां पे ये जो IB की ऊपर वैल्यू दी हुई VBE ओवर RI, ये मैंने IB की जगह पे लिख दिया। तो ये सेकंड जो आपके पास इक्वेशन थी IC वाली, वो इस फॉर्म में आ जाएगी। आउटपुट वोल्टेज V नॉट VCE जो कि है ये V नॉट, जिसको आउटपुट वोल्टेज कहा VCE, इसको हम मालूम करते हैं बाय KVL। KVL कहते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या किरचॉफ्स वोल्टेज रूल, जो हमने पढ़ा था कि सम ऑफ ऑल जो पोटेंशियल चेंजेस हैं इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो VCC जो आपको वोल्टेज है VCC, ये किस किस के इक्वल होगा, ये वोल्टेज ऑफ VCC को आप लिख सकते पाए ओम्स लॉ IR, तो IC RC प्लस आउटपुट वोल्टेज कौन सा आपको मिल रहा है, VCE। अगर आप यहां से VCE फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप VCE को इधर रहने दें, ICRC को दूसरी साइड पे VC से माइनस कर देंगे, शिफ्ट करेंगे। तो इस तरह से VCE स्टूडेंट्स आपके पास चूंकि आउटपुट था, आप VCE की जगह आउटपुट लिखेंगे, V आउटपुट इज इक्वल टू VCC माइनस IC की जगह पे ये जो ऊपर वैल्यू है IC की,
बीटा इंटू वीबीई ओवर आर आई, ये एज इट लिख देंगे, आर सी साथ एज इट आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हमें हासिल होगी। क्योंकि हमने कहा कि इनपुट सिग्नल को ये एम्पलीफाई करता है, बड़ा करता है, तब्दीली आएगी, चेंजेस आएंगे, कहाँ कहाँ आएंगी चेंजेस? अगर इन एम्पलीफायर वीबीई जो आपका इनपुट वोल्टेज था उसके अंदर कितनी चेंज आएगी, वो आप लिखेंगे डेल इनपुट प्लस कर देंगे वीबीई में, और आउटपुट ये जो आपको आउटपुट मिली इसके अंदर क्या तब्दीली आई, वी आउटपुट प्लस मतलब वी नॉट प्लस डेल वी नॉट। आईबी के अंदर जो चेंज आएगी वो डेल आईबी होगा, उसको भी आईबी प्लस आईबी नॉट लिखने के, ये चेंज साथ ऐड हम करेंगे तो हमें आउटपुट रिजल्ट जो है वो एम्पलीफाई मिलेगा। आईसी इज इक्वल टू आईसी प्लस, इसके अंदर जो करंट के अंदर तब्दीली आएगी वो डेल आईसी होगी। अब ये सारी जो चेंजेस हैं ये अब इक्वेशन नंबर 1 अब क्या बन जाएगी, जहां पे वी नॉट है वहां पे लिखेंगे वी नॉट प्लस डेल वी नॉट इज इक्वल टू वी सी सी एज इट माइनस बीटा एज इट, वीबीई जो है इसकी जगह पे आप इसकी चेंज लिख दें ओवर आर आई ई एज इट, और आर सी इसी तरह रहेगा। अब ये जो बीटा और आर सी हैं ये दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे। हम पहले कर लेते हैं वीबीई के साथ, तो इस तरह से ये एज इट दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, वीसीसी भी एज इट, बीटा भी एज इट। पहले इसके साथ वीबीई ओवर आर आई इंटू आर सी माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस बीटा आर सी, या मल्टीप्लाई हो रहे हैं किसके साथ, अगली टर्म के साथ, डेल वी इनपुट ओवर आर आई के साथ। तो ये इक्वेशन एक और बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें। लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड को माइनस करना है, राइट साइड में से राइट साइड को माइनस करना है। जब माइनस करेंगे तो ये VCC माइनस का हो जाएगा और ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा। आपके पास ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है, कैंसिल हो जाएगा। VCC पॉजिटिव VCC नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ राइट साइड पे एक टर्म आपको मिलेगी, कौन सी, माइनस बीटा इंटू ये डेल वी आई एन क्या हो रहा था राइट साइड पे मल्टीप्लाई, इसको मैंने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया डेल वी आउटपुट के ऊपर, ये डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, पीछे यहाँ पे माइनस बीटा आर सी ओवर आर आई ये वैल्यू मिलेगी। अब ये जो डेल वी आउटपुट ओवर डेल वी इनपुट है इसको कहते हैं गेन ऑफ एम्पलीफायर, और इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फिर इसकी जगह पे हम ए लिख देंगे और ये वैल्यू एज इट आ जाएगी। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है ये क्या बताता है, ये बताता है कि जो फेज शिफ्ट है मतलब जो एंगल चेंज हो रहा है इनपुट और आउटपुट के दरमियान वो कितना आपको मिल रहा है 180, कहाँ पे, वी इनपुट और वी आउटपुट के दरमियान। तो इस तरह से ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हमारा था ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। ये एनुअल पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के लिहाज से बहुत इंतहाई इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स आपने बड़ी तवज्जो से इसको राइट करना है, समझना है, लिखना है, लिख लिख के याद करना है। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट टॉपिक में की डिस्कशन में मुलाकात होगी। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।